तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन इज अ पावर। आज हम सब मिले हैं क्योंकि हम चाहते हैं एक दूसरे से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और इस इंफॉर्मेशन को हम पावर बनाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं दो पेडिग्री, आप पेडिग्री जो होती है, बुल की पेडिग्री मैंने आपके सामने रखी है। ये एक XYZ कंपनी की पेडिग्री है, ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, और राइट साइड में जो है ये एक जीनोमिक पेडिग्री है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको कितना इंफॉर्मेशन इस पेडिग्री से यहाँ पे मिल रहा है। लेफ्ट वाली पेडिग्री से आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है। हवेवर राइट साइड की जो पेडिग्री है, यहां से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। भारत में जितने भी किसान होते हैं वो आज सक्षम है कि जो लेफ्ट साइड की पेडिग्री है इसे वो पढ़ना जानते हैं। वो जानते हैं कि इस पेडिग्री में क्या लिखा है और वो मानते हैं कि इसका यूज करने से उनको क्या फायदा होगा। काफी किसानों को आज पता नहीं है कि बुल तो अवेलेबल है, इस तरह की पेडिग्री भारत में भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें से उनके रिक्वायरमेंट के लिए बुल का चयन कैसा किया जाए, इस चीज के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है। यही चीज आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि इस पेडिग्री का रीडिंग हमें किस तरह से करना है। तो आई होप कि आपको अभी एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं या फिर हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन, कि बियॉन्ड द पोटेंसी ऑफ जीन वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। तो हमें जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो डेफिनेटली फीड और मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अगर आपका एनिमल अंडर यूटिलाइज्ड है, इसका मतलब अगर एनिमल 20 लीटर दूध देने की उसकी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन गाय अभी 10 लीटर या 12 लीटर दूध दे रही है, तो डेफिनेटली अच्छे मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस और अच्छे फीडिंग प्रैक्टिसेस से आप उस एनिमल को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 20 लीटर का एनिमल है, उसे आपको अगर 40 लीटर तक ले जाना है, तो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस, फीडिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ ब्रीडिंग के सिवाय आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम अभी आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पेडिग्री है, इसको मैंने करीबन 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मैंने डिवाइड किया है। और आने वाले कुछ समय में हम 1 to 8 इस फ्लो में जाएंगे और हर पार्ट में क्या क्या लिखा रहता है, उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा और उससे आपके फार्म के लिए आपको क्या मिल सकता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अलग अलग पार्ट्स है पेडिग्री के, और हर इस पार्ट को हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैग्नीफाइंग है क्योंकि पहले इसमें आपने शायद उतना ठीक से पढ़ नहीं सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मिल्क दिया है कि +549, और यहाँ पे 82% रिलायबिलिटी दिया है। बहुत सारे फार्मर मुझे पूछते हैं कि सर जो दूसरे वाला जो सीमेंट स्टेशन है वो उनका जो बुल है उसमें कह रहे हैं कि 18,000 दूध दे रहा है, आपका तो जो है वो 549 ही दे रहा है, तो मैं क्यों 549 परचेस करूँ, क्यों ना मैं वो करूँ। और उस क्योंकि वो नहीं जानता इसमें क्या पोटेंशियल है, वो एक अच्छा बुल जो होता है सिलेक्शन से मिस कर देता है और उसके ब्रीडिंग में एक थोड़ा लैक्यूना रह जाता है। सो लेट्स, और उसके बाद में 8 नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स है और ये भी हम वन बाय वन देखेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हरदम वो देखते हैं कि मेरा पैरामीटर पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, पैरामीटर निगेटिव में भी रहा तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। कब और कैसे उसका फायदा उठाना है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं जो कि पेडिग्री में सबसे ऊपर होता है। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक नाम लिखा होता है हैमर। सो दिस इज द बुल नेम। हर बुल का एक नाम या नंबर होता है। सो स्पेशली अगर आप एबीएस का देखोगे तो हर बुल का एक नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने इस बुल का नाम दिया है हैमर। तो ये जो होता है ये बुल का नाम होता है, हैमर। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक नंबर दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 29HO19591। ये है नैप कोड। सो नैप के बारे में हम आगे जानेंगे। नैप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ एनिमल ब्रीडर्स। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की संस्था है जो होल्स्टीन के सभी जो ब्रीडर्स होते हैं उनसे जितने भी होल्स्टीन्स होती है उसका रजिस्ट्रेशन कराती है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है जहां पे हर एक होल्स्टीन एनिमल का डेटा आपको अवेलेबल होगा। और यहाँ पे इसका जो कोड है वो 29HO
29HO जो होता है वो जहां से इसका ब्रीडिंग हुआ है उसका कोड होता है। जैसे आप 29HO ये ABS को दिया गया कोड है, इसी तरह से 1HO या 3HO या 5HO ऐसे आपको नंबर्स मिल सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि ये जो ब्रीडिंग हुआ है इस एनिमल का, ये यूएस में कौन सी जगह पे या कौन से इसमें हुआ है। 19591 ये इस बुल का दिया गया हुआ नंबर है। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे डी नोवो यहाँ पे लिखा है। डी नोवो जो है ये एक ब्रीडर कंपनी है। सो हमारी इंडिया में ये अभी चलन नहीं है, लेकिन यूएस में कैटल में बहुत बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं। जैसे पोल्ट्री में हमारे यहाँ पे ब्रीडर्स होते हैं, हम जानते हैं एक वेंकीज है या फिर सुगुना है या फिर श्रीनिवासा है, ये अलग अलग ब्रीडर्स होते हैं और वो आपको जो चिक्स देते हैं, उसी तरह से यूएस में भी ब्रीडर्स होते हैं, उनके पास में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और वो अफिलिएटेड होते हैं अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के साथ में। तो डी नोवो इज द ब्रीडर। 3122 आप देख सकते हैं, उसके बाद में लिखा है ये इस ब्रीडर कंपनी का स्टड कोड है। हर कोड को एक नंबर दिया जाता है, वो है स्टड कोड 3122। हैमर इस बुल का नाम है और सबसे आखिरी में यहां पे दिया है ईटी। ईटी का मतलब होता है ये जो बुल हुआ है ये एम्ब्रियो ट्रांसफर से प्रोड्यूस हुआ है। इंडिया में बहुत बार जब हम गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें एक सवाल आता है कि भाई हैमर बुल के मदर का डैम सील बताओ या फिर हैमर का डैम सील हमें दीजिए। लेकिन यूएस में क्या होता है कि जब भी कोई जो ब्रीडर स्टॉक होता है, वो ब्रीडर स्टॉक में जो काऊ होती है उसका भी जीनोमिक टेस्टिंग किया जाता है और उस काऊ को सिर्फ ओवम पिकअप के लिए ही यूज किया जाता है। वो उसके लाइफ टाइम में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। उसका सिर्फ काम है ओवम डोनेट करना और उसके बाद में उससे एम्ब्रियो बना के वो एक सरोगेट फीमेल में डाला जाता है और उससे ये इस तरह के जो बुल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर उसका जीनोमिक टेस्टिंग किया जाता है। अभी अगर वो गाय जिसने ओवम डोनेट किया है या जिसका ओवम है वो अगर कभी माँ ही नहीं बनी है या फिर कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, वो आप उसका मिल्क निकाल ही नहीं सकते हो। तो ये बहुत बार हमें इंडिया में चैलेंज आता है कि लोग पूछते हैं कि भाई ये बुल के माँ का दूध बताइए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमें जानना पड़ेगा कि जो एक वेस्टर्न कंट्रीज है जहां पे इस ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं, वहां पे इस तरह से भी ब्रीडिंग होता है। तो आई होप द नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम नंबर 2 पे जाएंगे। हर पेडिग्री में आपको करीबन 5 उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी। सबसे पहले होता है सायर। सायर मतलब उस बुल का फादर। यहां पे आप देख सकते हो सायर जो है वो है डी नोवो 7885। उसके बाद में उसका डैम का इंफॉर्मेशन होता है एबीएस स्पॉक, उसका भी आपको उसका डिटेल दिया गया है। उसके बाद में थर्ड इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है मैटरनल ग्रैंड डैम। उसके बाद में आप राइट थर्ड नंबर की जो है वो है मैटरनल ग्रैंड सायर जो कि ये है। और उसके बाद में MGGS सो मैटरनल ग्रेट ग्रैंड सायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर बुल का आपको टोटल 5 जो उसके पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, उसका डिटेल आपको इस पेडिग्री में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 1 या 2 ही पेरेंट्स का डिटेल लेने की जगह अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की आप डिमांड करो, इससे 2 फायदे हो सकते हैं। अगर आपके फार्म में इन ब्रीडिंग हो रहा है या नहीं, ये आप इससे चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये किसी पर्टिकुलर लाइन से है जिसमें कोई पर्टिकुलर जेनेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप एक इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाले इसमें आपको उस पर्टिकुलर लाइन से एक अच्छा जेनेटिक्स जो है वो आपके एनिमल में आ रहा है। थर्ड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे रियल वर्ल्ड डेटा, और ये रियल वर्ल्ड डेटा के साथ में आपको यहाँ पे स्टार्स मिलेंगे। 1 स्टार से लेके आपको यहाँ पे 5 स्टार्स तक यहाँ पे दिखते हैं। व्हाट इज रियल वर्ल्ड डेटा? रियल वर्ल्ड डेटा ये होता है कि हर एनिमल का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, आप सभी लोग जानते हैं ट्रांजिशन पीरियड वो होता है कि जब काऊ पार्चुरेट होती है उससे 2 या 3 महीने पहले का समय या 2 या 3 महीने बाद का समय, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ये वो समय होता है जब गाय को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है और वही टाइम होता है जब गाय में सबसे ज्यादा आपको बीमारियां या परेशानियां देखने को मिलती है। ट्रांजिशन पीरियड में आने वाली डिसीजेस कौन से हैं? एक होता है मस्टाइटिस, एक होता है मेट्राइटिस, कीटोसिस, मिल्क फीवर हो गया, डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो गया। इस तरह के अलग अलग आपके डिसीजेस होते हैं। अभी ये इंफॉर्मेशन आपको क्या बताती है? अगर आपके पास में जो पेडिग्री में अगर 4 स्टार दी हुई गाय है, इसका मतलब यह है
कि आने वाले पीढ़ी में करीबन 25% तक चांसेस कम हो जाते हैं ये 3 डिसीजेस या जो ट्रांजिशन राइट रिलेटेड डिसीजेस है इसकी कमी होने के चांसेस इसमें होते हैं। और ये एक स्टडी से किया गया है जिसमें देखा गया है कि ऐसे एनिमल सिलेक्ट किए जाते हैं जो कम प्रोन है मस्टाइटिस, मेट्राइटिस और कीटोसिस के लिए। इसका मतलब यह है अगर किसी को ब्रीडिंग करना है अच्छे से तो ब्रीडिंग करने के लिए वो ये देख सकते हैं कि अगर उनके फार्म में मस्टाइटिस, मेट्राइटिस या कीटोसिस का ज्यादा प्रादुर्भाव है तो उन्हें सिलेक्शन के वक्त, बुल सिलेक्शन के वक्त ट्रांजिशन राइट के ऊपर वेटेज देना है। हमारे यहां क्या होता है, सबसे पहला वेटेज हम देते हैं मिल्क के ऊपर। डेफिनेटली मिल्क आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आपकी गाय बीमार कम पड़ेगी तो मिल्क भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपके गाय को मस्टाइटिस नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका जो दूध का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। मेट्राइटिस या कीटोसिस नहीं होगा तो आपका खर्चा कम होगा। तो हमें हमारे फार्मर्स को यह बताना है कि आगे जाके जब हमें ब्रीडिंग करना है तो सबसे पहले हमें देखना है हमारी परेशानी क्या है और उस परेशानी के हिसाब से ही हमें ब्रीडिंग करना है और उस परेशानी के हिसाब से ही बुल सिलेक्शन करना है। तो जिस फार्मर को यह पता चलता है कि उनके यहां पे मस्टाइटिस, मेट्राइटिस या कीटोसिस है वो ये कर सकते हैं। सवाल यह आ सकता है कि क्या मेरे फार्म में इस बुल को यूज करने की वजह से ये इंसिडेंस 0 हो जाएगा? नहीं। मस्टाइटिस आप जानते हैं बहुत सारे लोग, उसके कई कारण हैं, 100 से ज्यादा रीजंस हैं, लेकिन आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि उसमें कुछ कमी आएगी जो जेनेटिक्स फैक्टर है, जैसे कि सोमेटिक सेल काउंट हो गया। इस तरह के जो अलग अलग पैरामीटर्स को इकट्ठा करके ये एक रियल वर्ल्ड डेटा बनाया गया है या ट्रांजिशन राइट बनाया गया है। इसके मदद से जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है इस 3 डिसीजेस के, इसका आप यूज करके इसको कम कर सकते हैं। डेफिनेटली बाकी जो है आपके मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस पे है और बहुत सारे अदर प्रैक्टिसेस से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4 नंबर पे आप देखोगे यहां पे अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप अगर देखोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है इंडिया में इनएफ का डेटा, इनएफ नंबर। आप जानते हैं इंडिया में सभी एनिमल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनएफ टैगिंग करती है और उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है और उसका डेटाबेस होता है। तो ये जो नंबर है वो है इनएफ नंबर, यहां पे सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर। 2 नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिनोवो 3122। उसी तरह से रजिस्ट्री स्टेटस 99% आई, ये जो इंडिकेट करता है कि इसकी जो एंसेस्ट्री है, इस पर्टिकुलर बुल की जो एंसेस्ट्री है वो कहां से बिलोंग करती है, क्या वो एक ग्लोबल है, इंटरनेशनल है या फिर वेरी स्पेसिफिक टू यूएसए है और उसके कितने % पॉसिबिलिटी है। तो 99% ये जो है ये इंटरनेशनल है। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि होल्स्टीन में जब वो ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें इन ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि होल्स्टीन जो ब्रीड है ये ब्रीड इटसेल्फ इनब्रीड ब्रीड है। इसका मतलब ये है ये इन ब्रीडिंग से तैयार की गई हुई ब्रीड है। काफी लोगों को ये लगता है कि इन ब्रीडिंग के बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन अगर आप साइंटिफिक मैनर से अगर इन ब्रीडिंग करते हैं तो आप उससे उसके फायदे भी निकाल सकते हैं। और इन ब्रीडिंग से क्या आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, इसका सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है जीनोमिक टेस्टिंग करना उस बुल का। उससे आपको पता चल जाता है कि इन ब्रीडिंग की वजह से जो भी हार्मफुल जीन्स वगैरह है क्या वो ज्यादा आपको डोमिनेट कर रहे हैं बाकी जीन्स को या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपको पता चल जाता है। फिर आपको पता चलता है डेट ऑफ बर्थ क्या है इस बुल की, ये कितना एजेड बुल है, आपको पता चल सकता है कि कितने दिन ये प्रोडक्शन में रह सकता है। उसके बाद में है इफेक्टिव फ्यूचर इन ब्रीडिंग। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया है रजिस्ट्री स्टेटस में इन ब्रीडिंग के बारे में, हर होल्स्टीन ये इन ब्रीड है। उसी तरह से आप कोई भी होल्स्टीन का बुल यूज करो, थोड़ा बहुत उसमें इन ब्रीडिंग होता ही है और इसी वजह से यहां पे एक परसेंटेज दिया जाता है EFI। ये जितना कम होगा उतना बुल अच्छा होगा, इस मानक पे ही आपको बुल का सिलेक्शन करना है। इसका मतलब अगर आपके पास, आपको इनब्रीडिंग से बचना है, आपके पास में 4 या 5 ऑप्शन है, आप उसमें देखिए कि सबसे कम परसेंटेज का इफेक्टिव फ्यूचर इनब्रीडिंग किस में हो रहा है, उस बुल का आप चयन कर सकते हैं इनब्रीडिंग से बचने के लिए। तो जो लोग इनब्रीडिंग से बचना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा पैरामीटर है। जो लोगों को मस्टाइटिस, मेट्राइटिस, कीटोसिस का ये है उनके लिए मैंने इससे पहले बताया कि ट्रांजिशन राइट का पैरामीटर आप देख सकते हैं। आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
एनिमल एनालिसिस AAA, ये एक काउ का ये होता है कि कैटेगरी किस तरह से की गई है, इसका हमारी इंडिया में उतना ज़्यादा ये नहीं है, तो मैं इसको ज़रा स्किप करूंगा। उसके बाद में होता है कि कप्पा प्रोटीन, कप्पा केसिन, जो चीज प्रोडक्शन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कप्पा केसिन लिखा है BB। इसी तरह से आपको 3 या 4 तरह की चीजें मिलेगी। BB अगर रहा तो इसका मतलब है प्रिफर्ड रिजल्ट फॉर चीज प्रोडक्शन। दूसरा है AB प्लस BE, इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर चीज प्रोडक्शन। और AA या AE, फेवरेबल रिजल्ट फॉर चीज प्रोडक्शन। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी मिल्क प्रोसेसर्स है, आप अमूल में चले जाइए, वो आपको बताएंगे चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हर एक मिल्क प्रोसेसर को दूध से ज्यादा चीज से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। उसका एक्सपोर्ट वैल्यू है, उसका स्टोरेज वैल्यू है, और उससे वैल्यू एडिशन होता है। तो बहुत सारे मिल्क प्रोसेसर जो है वो ऐसा दूध चाहते हैं जिससे उनको चीज बना सके। और इस तरह का अगर आप डेटा चेक करते हैं, या फिर मिल्क प्रोसेसर होते हैं, वो उनके मिल्क शेड में अगर वो चाहते हैं कि उनकी डेयरी में उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीज प्रोड्यूस करना है, तो उनके मिल्क शेड में वो ऐसे बुल का चयन कर सकते हैं जिसमें कप्पा केसिन BB है। और अगर ये हम कंटिन्यूअस कुछ साल तक करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक ऐसी पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी जिसमें प्रिफर्ड रिजल्ट फॉर द चीज प्रोडक्शन रहेगा, और एक अच्छा मिल्क आपको मिलेगा जो फेवर करेगा चीज प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव डेयरीज है या प्राइवेट प्रोसेसर्स है, वो अपने खुद के प्रोडक्शन प्लानिंग और सेल प्लानिंग के हिसाब से ब्रीडिंग एक्टिविटी का प्लानिंग कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग उस तरह से कर सकते हैं जहां पे आपको BB टाइप का जेनेटिक्स आपको फील्ड में मिलेगा। तो ये एक बहुत सारी कंट्रीज में ये चलता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि महाराष्ट्र में जो चितले डेयरी है, उनके यहाँ पे जब वो प्लान करते हैं उनके यहाँ का ब्रीडिंग, उनके यहाँ के फार्मर्स के लिए ब्रीडिंग, उसमें ये सभी चीज़ें वो देख के बुल का चयन करते हैं, और उसी तरह से उसे उनका हेल्प भी मिलता है। उसका चाहे तो अगर हमारे पास समय रहा तो सबसे आखिरी में मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि चितले डेयरी ने डीजल का कॉस्टिंग कम करने के लिए ब्रीडिंग का किस तरह से हेल्प लिया है, उसका मैं आपको अगर समय रहा तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फिर है आपका DMS, डेयरी मैटिंग सर्विसेज, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए। लेकिन दूसरा है बीटा केसिन, विच इज A2A2। हमारे इंडिया में बहुत ये एक है कि क्या दूध A2 दूध है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है, या फिर बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जितनी भी देसी गाय है वो A2 होती है, और जितनी भी विदेशी गाय है वो A1 होती है। मैं आपको एक इसमें बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है। सभी गायों में A1 और A2 ये दोनों प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। जिस गाय में A2A2 प्रोटीन है, टेस्टिंग के बाद अगर आपको पता चला कि इसमें A2A2 है, तो ये मोस्ट आइडियल रिजल्ट है, और आने वाले पीढ़ी में आपको उससे A2 दूध देने वाली संतान हो सकती है। अगर A1A2 है जीन तो आपको मीडियन रिजल्ट मिलेगा, और A1A1 है तो ये लिस्ट आइडियल है आपके A2 के लिए, तो इसमें चांसेस कम होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर होल्स्टीन, जर्सी या इस तरह की विदेशी नस्लों में भी अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं, और उसमें अगर आप वैल्यू देखते हैं मार्केट में कि आपको A2 मिल्क से वैल्यू हो सकती है, तो बिल्कुल आप ऐसा बुल सिलेक्ट कीजिए जिसमें बीटा केसिन जो है वो A2A2 है। फिर है कंट्रोलर का नेम, आप देख सकते हैं यहाँ पे CDCB। जैसे मैंने कहा कि इस ब्रीड का जो डेटाबेस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो CDCB कर रहा है। और आप यहां देख सकते हैं 8/2022। CDCB क्या करता है, साल में 3 बार, हर 4 महीने के बाद में डेटाबेस में परिवर्तन करता है, क्योंकि नए नए बुल ऐड होते जाते हैं और उससे एवरेज चेंज होता है और बुल की रैंकिंग चेंज होती है। ये एकदम जैसा अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं या किसी भी टूर्नामेंट्स या किसी भी गेम को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे ICC में एक बॉलर की रैंकिंग होती है, एक बैट्समैन की रैंकिंग होती है, और हरदम कोई बैट्समैन नंबर 1 पे रहता है, कभी वो नंबर 3 पे चला जाता है, फिर से नंबर 2 पे, कभी नंबर 1 पे चला जाता है। ये क्यों होता है?
तो उस समय में जितनी ज्यादा मैचेस हुई उसमें बाकी खिलाड़ियों ने कैसा परफॉर्मेंस किया, उससे उनका एक एवरेज आउट बनता है, और हर एक की अपनी अपनी रैंकिंग जो होती है वो अच्छी या बुरी हो सकती है। हो सकता है विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज मारी, लेकिन किसी और प्लेयर ने 10 सेंचुरीज की है, तो विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेलने के बावजूद वो नीचे आ सकता है। तो उसी तरह से एक बुल बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ अच्छे बुल्स अगर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके वजह से किसी एक बुल की रैंकिंग कम हो सकती है। तो ये जो डेटा होता है, ये हर 4 महीने में सीडीसीबी जो होता है वो चेंज करते रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक दिखाया है सीडीसीबी 822, तो जितनी भी पे डिग्री अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले देखना है कि ये जो डेटा पब्लिश किया गया है ये कौन से समय का डेटा आपको दिखाया गया है। जैसे कि अगर अभी हम मार्च 2024 में है, तो हमें देखना है जनवरी 2024 के डेटा या फिर दिसंबर 2023 का डेटा जो होता है वो अपडेटेड डेटा करके हमें कंसिडर करना है। और बाद में उसका जो ब्रीडर है वो है एबीएस ग्लोबल, तो कंट्रोलर कौन है उसका। तो सीडीसीबी जैसे मैंने आपको बताया है, ये एक प्रीमियर डेयरी सर्विसेज है यूनाइटेड स्टेट्स में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वो कंट्रोल करती है, और ये इसका सभी कंट्रीज के साथ में और वहाँ के जितने भी ब्रीडर्स हैं उनके साथ में इसका कोलैबोरेशन है, और उसी कोलैबोरेशन के साथ में ये जो है ये सेंट्रलाइज्ड डेटा जो है मेंटेन करती है। जैसे अपने इंडिया में ऐसी ही जो संस्था है वो गवर्नमेंट की संस्था है, जो कि है एनडीडीबी, जो आज कई सारे बुल्स का जीनोमिक टेस्टिंग करती है और हमें जीबीवी वैल्यू मिलती है, जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू। तो वो जो डेटा कंट्रोल करती है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करती है, वो जो कि गवर्नमेंट की संस्था है। उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक सभी लोगों की एक स्वायत्त संस्था है, जो कि काउंसिल ऑन डेयरी कैटल ब्रीडिंग है। सो वी हैव डन हाफ जॉब। हमारे टोटल 8 पॉइंट है, उसमें से हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं। इसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट के 4 पॉइंट्स हैं ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अभी हम जो है ये पॉइंट नंबर 5 पे जाएंगे, जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड पॉइंट है। तो प्रोडक्शन का जो अगर आप देखते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहला इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ देख रहे थे डॉटर्स, तो यहाँ पे जो भी बुल आप यूज किया है उसकी कितनी डॉटर्स ग्राउंड पे अवेलेबल है, और उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ता है। हमारे इंडिया में ये रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी डेयरी फार्मर एक अच्छे तरह से इसको मेंटेन नहीं करता। आजकल बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया है, जिससे कई फार्मर जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगा रहे हैं मिल्क कलेक्शन और सभी चीज़ों के लिए। तो आने वाले समय में हम ये आशा रख सकते हैं कि हमें डॉटर्स का और हर्ड का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में एक एक डेयरी फार्म में कम से कम हजार एनिमल होते हैं, और कई बार ये होता है कि एक बुल की करीबन 20 डॉटर एक फार्म में होती है। तो अगर ऐसे 5 फार्म बन जाते हैं तो वो लिखेंगे 5 हर्ड्स है, टोटल 5 हर्ड, और हर फार्म में अगर 25 एनिमल है तो कितनी डॉटर्स बन गई? 125 डॉटर्स बन गई। तो फिर यहाँ पे डेटा आएगा कि भाई हमारे इस बुल की टोटल 125 डॉटर है जिसका डेटा अवेलेबल है, और ऐसे टोटल 5 हर्ड्स है जो कि जहां पर ये डॉटर्स अवेलेबल है। तो ऐसे तो कई बुलों में अगर आप यूएस या किसी भी कंपनी का बुल आप परचेस करोगे, वहां पे अगर इंपोर्टेड सीमेन है तो यहाँ पे ये चीज आप चेक कर सकते हो कि इससे अभी तक कितने डॉटर प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब ये होता नहीं है कि इतनी ही डॉटर प्रोड्यूस हुए, इसका मतलब ये होता है कि इतने डॉटर्स का इफेक्टिव और सबसे बढ़िया डेटा, जितना भी डेटा जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है। हो सकती है इससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा डॉटर्स फील्ड में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें मिल्क के बारे में। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे कहते हैं टीपीआई। ये टीपीआई क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि आईसीसी रैंकिंग होती है, कि जो टॉप का रैंकिंग होता है उसे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि भाई टोटल इतने इतने पॉइंट के साथ में ये नंबर 1 का क्रिकेटर है। उसी तरह से हर बुल को एक पॉइंट्स सिस्टम होता है, उसके हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे फार्मर जिनको ये नॉलेज नहीं है कि ये सायर डायरेक्टरी किस तरह पढ़ना है, उन्हें हम बताते हैं कि सिर्फ आप एक ही चीज देखिए जो कि है टीपीआई। जितना ज्यादा टीपीआई का पॉइंट उतना अच्छा बुल। अगर अभी आप देख सकते हैं 2800 टीपीआई का बुल है तो सबसे अच्छा बुल है। अगर आपको 2500 का बुल मिल रहा है तो शायद वो उससे कम वाला होता है। 3000 का टीपीआई का बुल अगर है तो वो उसके ऊपर वाला बुल होता है।
अभी सवाल ये आता है कि ये टीपीआई क्या होता है और ये कैसे होता है, तो इसे कौन मेंटेन करता है? तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की होल्स्टीन एसोसिएशन है, वो हर साल हर 4 महीने में टीपीआई की एक रैंकिंग प्रोड्यूस रखती है उनकी। अगर आप वेबसाइट पे चले जाओ तो आपको यहां पे दिखेगा कि टॉप 100 टीपीआई बुल्स कौन से हैं, उसकी आपको यहां पे पब्लिकली ये डेटा आपके पास में अवेलेबल हो जाता है। और टीपीआई या अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं उसके हिसाब से जो रैंकिंग वाले बुल्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो पेडिग्री में सबसे राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीपीआई की इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप एक एरो देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन टीपीआई की दी जाती है। तो जो फार्मर्स को टीपीआई के बारे में नहीं समझता है वो बस या फिर पूरा पेडिग्री समझना मुश्किल है, सबसे अच्छा टीपीआई सबसे अच्छा बुल, ये एक फॉर्मूला यूज करके वो बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि टीपीआई किस तरह से बनता है। सो टीपीआई स्टैंड्स फॉर टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स होता है इसके अंदर में प्रोडक्शन, हेल्थ और कंफर्मेशन, ऐसे 3 अलग अलग पैरामीटर्स को इकट्ठा करके उसका टोटल करके उसका एक फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला आपको आगे दिखाऊंगा, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो उसको सॉल्व करने का ट्राई भी कर सकते हैं। उस फॉर्मूला में ये सभी पॉइंट्स डाल के ये बनता है। प्रोडक्शन के लिए वेटेज कितना दिया गया है? 46%, हेल्थ के लिए 28% और कंफर्मेशन के लिए 26% वेटेज जो है वो टीपीआई में दिया गया है। उसी तरह से एक होता है नेट मेरिट भी होता है, वो आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। तो जो टीपीआई का फॉर्मूला है ये है अप्रैल 2021 में उन्होंने जो अपडेटेड टीपीआई का फॉर्मूला पब्लिश किया था। इस फॉर्मूला में सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद में आपको जो फाइनल वैल्यू मिलती है उसे आप उसी के बेसिस पे बुल का रैंकिंग होता है। यू कैन सी 9 PTAP डिवाइडेड बाय 17 प्लस 19 PTAF डिवाइडेड बाय 20, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें अलग अलग चीज दी गई है, जैसा PTAP, यह है PTA प्रोटीन, PTA फैट, फीड एफिशिएंसी, टाइप, अडर कंपोजिट, फिट एंड लेग कंपोजिट, प्रोडक्टिव लाइफ, हेल्थ ट्रेट इंडेक्स, लिवेबिलिटी, सोमैटिक सेल स्कोर, फर्टिलिटी इंडेक्स, डॉटर काविंग एज और डॉटर स्टील बर्थ, इस तरह के अलग अलग पैरामीटर जो कि प्रोडक्शन के 46, हेल्थ रिलेटेड 28% और कंफर्मेशन रिलेटेड 26% पैरामीटर को इकट्ठा करके ये एक फाइनल फॉर्मूला बनता है। तो फार्मर्स को ये सभी चीजों को देखना और ये करना, इससे अच्छा अगर मुश्किल आती है तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा टीपीआई का बुल आप चयन करो आप, और वो आपको यूज करना है। सेकंड होता है नेट मेरिट स्कोर, और आप हरदम देखोगे कि नेट मेरिट स्कोर जो होता है ये डॉलर में दिखाया गया है। तो ये डॉलर में इसलिए दिखाया गया है, नेट मेरिट स्कोर का मतलब ये होता है कि ये एक लाइफ टाइम में एक फार्मर को कितना प्रॉफिटेबिलिटी देगी, ये एक इस बुल की जो डॉटर आने वाली डॉटर है उसके लाइफ टाइम में कितना प्रॉफिट देगी। तो इसका भी एक इंडेक्स बनता है। अगर ये बुल $840 देने की क्षमता रखता है तो कई बुल होंगे जो 2000 दे रहे हैं, या कहीं 500 दे रहे हैं, कहीं 1500 दे रहे हैं। उस बेसिस पर भी कई फार्मर जो होते हैं वो टीपीआई और नेट मेरिट, ये 2 स्कोर के बेसिस पे सबसे अच्छा बुल जो है उसका चयन कर सकते हैं। इंडिया में नेट मेरिट का स्कोर उतना इफेक्टिव नहीं है। इसका रीजन ये है कि $840 ये करीबन आता है इंडिया के हिसाब से 71,000 to 75,000 के करीब। लेकिन कितना फायदा होता है? तो यूएस के एवरेज काऊ के हिसाब से एक एवरेज बनता है और उस एवरेज के ऊपर आपको 840 फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो एवरेज काऊ होती है इसी का दूध देने की क्षमता होती है 13,000 लीटर की। हमारे यहाँ पे जो इंडिया में एवरेज काऊ होती है वो करीबन एक 4 से 5,000 लीटर दूध देती है। मैं होल्स्टीन काऊ की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये इंडियन सिनारियो में उतना फिट नहीं बैठता, बट स्टिल कंपेरिजन के लिए हम इस फॉर्मूला को भी यूज करके अच्छा बुल का चयन कर सकते हैं। फिर से देखेंगे नेट मेरिट में क्या क्या होता है। इसमें कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं, उसको इसमें कंसिडर किया जाता है। और मैं थोड़ा स्किप करूंगा इसको। आप देख सकते हैं नेट मेरिट के लिए काफी पैरामीटर, जैसा मिल्क को 3% दिया गया है, फैट को 21% वेटेज दिया गया है, इसके बाद में प्रोटीन को 70%, बॉडी कंपोजिशन को 9%, इस तरह से अलग अलग सोमैटिक सेल्स का भी इसमें कंसिडरेशन दिया गया है, लिवेबिलिटी, हर अलग अलग पैरामीटर का इसका कॉम्बिनेशन करके इसमें नेट मेरिट का स्कोर किया जाता है। इसमें यह होता है, इसमें सिर्फ यूएस की रिक्वायरमेंट जो होती है उस हिसाब से ही ये फॉर्मूला प्रिपेयर किया जाता है। इसमें अदर कंट्री का उतना कंसिडरेशन नहीं होता है।
इसीलिए एबीएस ने इंडिया के लिए एक आईडीआई मेरिट नाम का एक लाया, मैंने इस स्लाइड में उसको नहीं डाला है, बट वी कैन मेक अ सेपरेट प्रेजेंटेशन ऑन दैट अगर लगता है तो। फिर अभी हम देखेंगे आगे कि मिल्क जो होता है हमारा प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में जो बुल का सिलेक्शन होता है वो डैम्स ईल्ड पे होता है। एक हमने एग्जांपल भी देखा था इससे पहले जब हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया कि 24,000 डैम्स ईल्ड का हमारे पास में एक बुल है, क्या हमें उसे सिलेक्शन करना है या नहीं है। और फार्मर पूछते हैं कि मेरे पास एक 24,000 का है और आपका तो बुल जो है ये 596 LBS का ही है, तो ये तो बहुत कम वैल्यू लग रही है, वो तो 5 फिगर में है, ये तो 3 फिगर में है, इसे कैसे पढ़ना है ये अब हम जानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको 596 LBS को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और वो करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एवरेज काउ है उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है। वो है 28,014 LBS विच इज इक्वल टू 12,707 किलोग्राम। इतना जो दूध है वो एवरेज काउ देती है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका मतलब ये है कि ये जो बुल है इसमें इससे प्लस 596 दूध देने की ज्यादा क्षमता है। जो एवरेज काउ है जो कि 12,700 लीटर दूध देती है उससे भी 596 पाउंड दूध ज्यादा मिलेगा। तो हम इसमें 596 जो होता है ये 28,000 में ऐड करते हैं, आपको फाइनल फिगर मिली है 28,610 विच इज इक्वल टू 12,977 किलोग्राम। और इसी 12,977 किलोग्राम को अगर 305 दिन का अगर हम एक एवरेज लैक्टेशन पीरियड पकड़ते हैं तो ये करीबन 42 लीटर्स तक आपको दूध दे सकती है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? रिलायबिलिटी है इसकी 82% रिलायबिलिटी। इसका मतलब ये है 82 काउज आउट ऑफ 100 may give this much milk. दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हो कि अगर आपने गाय में ये सीमेंट लगाया तो इसका 82% दूध आने की क्षमता आने वाले पीढ़ी में है। इस तरह से आप दूध में बढ़ोतरी कर सकते हैं। डैम शील्ड में क्या होता है कि रिलायबिलिटी जो परसेंटेज होता है वो 20 to 25% होता है। पेरेंट्स एवरेज में 30-35% होता है, लेकिन जिनोमिक बुल में ये रिलायबिलिटी जो होती है ये अराउंड 80%, 75, 77, 80%, 82% से ऊपर होती है। और यही बुल अगर प्रोजेनी टेस्टेड हो जाता है उसकी रिलायबिलिटी 90% से ऊपर हो जाती है। बट अगेन प्रोजेनी टेस्टिंग किस तरह से किया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या उसमें सिलेक्शन बायस है या नहीं है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे फैट परसेंटेज। फैट परसेंटेज से पहले आप सबसे पहले ये एक नंबर याद रखिए 12,977, क्योंकि आगे वाले कैलकुलेशन में हमें इसको यूज करना है। अगेन फैट परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त आपको देखना है कि कितना फैट है, प्लस 106। तो फिर से आपको देखना है कि एवरेज कितना है, एवरेज है 1077 पाउंड विच इज 489 किलोग्राम। इतना फैट एक एवरेज है। आपके पास में जो बुल है उसमें प्लस 106 है तो आपका टोटल बन जाता है 1183। आपने क्या किया, जो एवरेज है 1077 उसमें 106 को ऐड कर दिया 1183। इसको एक सिंपल फॉर्मूला होता है या गूगल में भी जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। LBS टू किलोग्राम कन्वर्शन आपको करना है और जैसे ही आप करते हैं आपको मिल जाएगा 537। बट सवाल ये बनता है हमारे इंडिया में हम तो परसेंटेज से इसको गिनते हैं, इसे परसेंटेज से कैसे कैलकुलेट करना है। परसेंटेज से कैलकुलेट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले आप 537 लिखिए जो 305 दिन का है और इसे डिवाइड कीजिए 12,977, क्योंकि इसी बुल का जो 305 दिन का दूध है वो 12,977 है। इसका मतलब 12,977 किलोग्राम दूध में 537 किलोग्राम फैट आपको मिल सकता है। ये फैट बन जाता है करीबन 4.14%, और ये एक होल्स्टीन गाय के लिए बहुत अच्छा फैट परसेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी बुल आपके लिए कौन सा है। इसी तरह से एक प्रोटीन का भी फॉर्मूला होता है, आप वो प्रोटीन का लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में? एक तो प्रोटीन होता है कि हमारे इंडिया में SNF जो सॉलिड नॉट फैट है, SNF ये भी एक क्राइटेरिया है हमारे यहाँ पेमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे प्रोटीन वाला अगर बुल आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अच्छा SNF मिल सकता है। साथ ही में ऐसी डेयरीज जो अभी आइसक्रीम के ऊपर ज्यादा काम कर रही हैं उनको मिल्क विथ मोर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, ज्यादा SNF वाला दूध उनको लगता है आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए, और हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। तो अगर कोई इंडस्ट्री या कोई डेयरी जैसे कि नेस्ले हो गई,
हैटसन हो गई, चितले डेयरी हो गई या फिर कोऑपरेटिव डेयरी हो गई, उनका अगर प्लान उन्होंने बनाया है कि आने वाले समय में हम अच्छा आइसक्रीम बना के बेचेंगे जिससे डेयरी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सबसे पहले उन्होंने ब्रीडिंग करके इस तरह के बुल सिलेक्ट करने हैं जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा है और आने वाली संतानों में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन देने वाले जो हीफर्स है वो प्रोड्यूस होंगे। तो उससे एक प्रॉपर वे से मिल्क का प्लानिंग हो सकता है और प्रोटीन का जो लेवल होता है मिल्क में वो बढ़ सकता है। कई कई जो डेयरीज है जो 10 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस करती है, उनके यहाँ पे 1% इंक्रीज इन प्रोटीन इज बिग अमाउंट। आप सोच सकते हैं कि 10 लाख लीटर में रोज का 1% ज्यादा प्रोटीन आ रहा है तो कितना बड़ा ग्रोथ उनको मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद होता है चीज मेरिट। आप ऊपर देख सकते हैं सीएम डॉलर, जीएम डॉलर और एफएम डॉलर। ये क्या होता है हम देखेंगे। और एक होता है एफएस। एफएस स्टैंड्स फॉर फीड सेव्ड। आप सभी लोग जानते हैं डेयरी इंडस्ट्री में से सबसे ज्यादा अगर लोग पीछे हटते हैं वो यही कह के कि फीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही, मैन पावर की कॉस्ट सबसे ज्यादा है, उसके वजह से डेयरी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ऐसी ब्रीड डेवलप कर सकते हैं कि जो कम फीड खाए और ज्यादा दूध दे। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री में हमने ये दिखा दिया है जिसे हम एफसीआर कहते हैं, फीड कन्वर्शन रेशियो, कि भाई 1 किलो फीड देने से एक बर्ड में कितना वजन बढ़ता है, या फिर 2.5 किलो का पोल्ट्री डेवलप करने के लिए आपको कितना फीड देना पड़ता है। इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिफाइन होती है। उसी तरह से एफएस से भी आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं बुल का, जिससे फीड सेविंग आप कर सकते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि अगर हम इस तरह का फॉर्मूला कई हजार एनिमल में अगर यूज करते हैं, इस तरह का ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस कई हजार एनिमल में यूज करते हैं, तो इंडिया जहां पे फॉडर का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वहां पे हमें इसका कितना फायदा हो सकता है। देन चीज मेरिट। इससे पहले भी मैंने बताया कि अगर चीज मेरिट के बारे में एक स्लाइड में मैंने बताया था कि चीज मेरिट के ऊपर जिनको काम करना है तो वो चीज मेरिट के हिसाब से बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक होता है ग्रेजिंग मेरिट। हमारे इंडिया में इसका ज्यादा यूज नहीं होता है ग्रेजिंग मेरिट का। ये होता है स्पेशली न्यूजीलैंड और डेनमार्क समान कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ की जो प्रैक्टिसेस है वो स्टॉल फेड प्रैक्टिस नहीं है, या फिर उनके यहाँ पे जो होते हैं वो एक ग्रेजिंग के लिए एनिमल को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ मिल्किंग के लिए मिल्किंग पार्लर में लाया जाता है, तो उनके लिए ये ग्रेजिंग मेरिट का भी पैरामीटर होता है। लेकिन कोई फार्मर अगर ग्रेजिंग मेरिट का यूज करके उनके यहाँ पे उसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहता है, जैसा मैंने देखा है कि केरला में बहुत सारे जगह पे वो प्रैक्टिस उन्होंने लाई थी। उनके यहाँ पे जो ऊटी के पास में जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था उसमें ग्रेजिंग का ही पैटर्न उन्होंने एडॉप्ट करने का ट्राई किया था, तो वहाँ पे ग्रेजिंग मेरिट ये पैरामीटर यूज कर सकते हैं। फिर है फ्लूइड मेरिट। फ्लूइड मेरिट अगेन मिल्क प्रोसेसर्स के लिए सबसे अच्छी बात है कि कितना आपको यहाँ से जो फ्लूइड का जो मार्केट है उस हिसाब से आप नेट मेरिट का कंसिडरेशन करके इससे आपको कितना ज्यादा दूध मिल रहा है, इसका क्या मेरिट है, स्पेशली मिल्क का क्या मेरिट है, उससे आप बुल का चयन कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से आप जो ब्रीडिंग करते वक्त अलग अलग पैरामीटर का कंसिडरेशन करके आपका बिजनेस प्लानिंग या फिर आपका फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ब्रीडिंग जो है आप प्लान कर सकते हैं।